नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड के अंदर हिंदी के अंदर हम लोग 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग जो नवा चैप्टर है नागार्जुन का, जिसके अंदर हम लोग 2 कविताएं पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहली है कल और आज, और जो दूसरी कविता है वो है उषा की लाली। लेकिन इन कविताओं को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को जो लेखक है यानी कि जो कवि है नागार्जुन, उनका जो जीवन परिचय वो थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में आपको समझाना चाहता हूँ। क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिएगा कि आपके जो 10th क्लास है उसके अंदर लेखक या कवि का जो परिचय है वो आता है और वो हमें आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो नागार्जुन है ये प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोगों को मैंने ये समझाया कि हिंदी साहित्य के अंदर 4 काल होते हैं। हिंदी साहित्य के अंदर कितने काल होते हैं? 4 काल होते हैं, जिसमें सबसे पहले कौन सा होता है? आदिकाल, दूसरे नंबर पर भक्ति काल, तीसरे नंबर पर रीति काल और चौथे नंबर पर जो होता है वो होता है आधुनिक काल। और आधुनिक काल के अंदर भी 6 काव्य धाराएं होंगी, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग, फिर प्रयोगवादी युग और नई कहानी आंदोलन, नई कविता आंदोलन युग, इस तरह से होता है। तो ये जो है प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि हैं। तो प्रगतिवादी युग के अंदर 3 त्रयी यानी कि बृहत्रयी के नाम से, त्रयी के नाम से एक कवियों की श्रृंखला है, जिसमें 3 कवियों का नाम आता है। नागार्जुन आते हैं उसमें, केदारनाथ अग्रवाल आते हैं। कौन आते हैं उसके अंदर? केदारनाथ अग्रवाल आते हैं। और एक कवि का नाम है तो 3 कवियों के नाम आते हैं, जिसके अंदर देखिए केदारनाथ अग्रवाल हो गया और नागार्जुन हो गया और तीसरे नंबर पर होता है त्रिलोचन। तीसरे नंबर पर हो गया त्रिलोचन शास्त्री जी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग अभी सबसे पहले जो है नागार्जुन के जीवन परिचय का बात करते हैं, यानी कि कवि का परिचय। कवि का परिचय हम लोग इसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा समझने की भी कोशिश कीजिए कि जो कवि नागार्जुन है ये प्रगतिवादी काव्य धारा का, यानी कि हिंदी साहित्य के अंदर प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य की प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि नागार्जुन। प्रमुख कवि नागार्जुन का जन्म सन 1911 ईस्वी के अंदर कब हुआ? सन 1911 ईस्वी में बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। अभी देखिए, मैं आप लोगों को एक पूरी स्टोरी समझाने वाला हूं कि इनका जो मूल नाम है, इनका जो मुख्य नाम है बच्चों, ठीक है, तो वो वैद्यनाथ मिश्र है इनका मूल नाम, या बचपन का नाम अपन कह सकते हैं। इनका मूल नाम जो है वो क्या है? वैद्यनाथ मिश्र था, तथा बचपन का नाम क्या है इनका? ठक्कर मिश्र। क्या नाम था? ठक्कर मिश्र, ये इनके बचपन का नाम था।
तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों कि इन्हें बचपन के अंदर ठक्कर मिस्र क्यों कहा जाता था और इनका जो वैद्यनाथ मिस्र नाम पड़ा है वो क्यों पड़ा है। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, इनके जो पिताजी हैं, उनके पिताजी का जो नाम है वो है गोकुल मिस्र। इनके पिताजी का नाम क्या है बच्चों? पिता का नाम गोकुल मिस्र तथा माता का नाम उमा देवी। माता का नाम क्या है बच्चों? उमा देवी। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से ये जो पिताजी हैं गोकुल मिस्र, इनको ये पुत्र के रूप में कैसे प्राप्त हुए। उमा देवी था। तो अब देखिए, यहाँ तक ये कुछ बातें मैंने लिखी हैं। अब पहले इतना समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसकी स्टोरी के बारे में और बात करते हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य के अंदर ये प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। जन्म कब हुआ इनका? सन 1911 ईस्वी के अंदर हुआ है। और हुआ कहाँ पर? बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गाँव में हुआ है। इनका जो मूल नाम है वो वैद्यनाथ मिस्र है, लेकिन ये जो मैथिली भाषा है उसके अंदर ये नागार्जुन के नाम से साहित्य सृजन करते थे, रचनाएं लिखते थे। ठीक है। इनके बचपन का नाम जो है वो है ठक्कर मिस्र। क्या नाम है? ठक्कर मिस्र। और पिताजी का नाम क्या है? गोकुल मिस्र। और माताजी का नाम है उमा देवी। अब स्टोरी ये है बच्चों कि इनके पिताजी का नाम जो है गोकुल मिस्र, यानी कि इनके कोई संतान नहीं है, यानी कि इनके 4 संतान हुई है एक तरह से। ये जो वैद्यनाथ मिस्र यानी कि जो नागार्जुन है, इनसे पहले इनके पिताजी को गोकुल मिस्र को 4 संतानें हुई थी। उन 4 संतानों में से एक भी संतान जो है जीवित नहीं रही। इसलिए इनके जो पिताजी वो बहुत हताश और निराश हो गए, बहुत दुखी रहने लगे। तो वो भगवान शिव जी के क्या थे? भक्त थे। भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते थे। तो जब उनकी 4 संतानों की जो है मृत्यु हो गई, तो उसके बाद वो जीवन में निराश हो गए और भगवान शिव जी की वो आराधना करने लगे, भक्ति करने लगे। तो वैद्यनाथ जो धाम है, वैद्य धाम देवघर, वहाँ पर जाकर भगवान शिव जी की क्या करने लगे? आराधना करने लगे, भक्ति करने लगे। और उन्हीं की कृपा से जो है उन्हें ये 5वीं संतान के रूप में नागार्जुन की क्या हुई? प्राप्ति हुई। ये 5वीं संतान हुई। लेकिन इनको हमेशा इस बात का संदेह लगा रहता था, किनको? नागार्जुन के पिताजी को इस बात का संदेह रहता था कि जैसे इनकी 4 संतानों की मृत्यु हो गई, उसी तरह इनकी जो 5वीं संतान है वो भी इन्हें ठग करके चली ना जाए, अर्थात उसकी भी मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उनको ठक्कर, क्या बोलते थे? ठक्कर मिस्र कह करके संबोधित करते थे। लेकिन जब इनके नामकरण का समय आया, इनका नाम रखने का समय आया, तो उस समय इनका जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया? वैद्यनाथ मिस्र नाम इनको रखा गया। ठीक है। ये हिंदी और मैथिली भाषा के अंदर लिखे कई तरह की जो भाषाएं हैं उनका जानकारी इनके पास थी। तो जो मैथिली भाषा के अंदर ये साहित्य लिखते थे, तो वहाँ पर ये नागार्जुन के नाम से लिखते थे। तो यहाँ तक ये बिल्कुल थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को बताइए कि इनको बचपन में ठक्कर मिस्र क्यों कहते थे? क्योंकि इनके पिताजी की जो है 4 संतानें जो है मर चुकी थी। 5वीं संतान के रूप में नागार्जुन का जन्म हुआ था। तो उनके पिताजी को हर समय ये संदेह लगा रहता था कि ये भी ठग करके चला ना जाए, इसलिए वो उनको ठगर कह करके संबोधित करते थे। तो ये एक तरह से बचपन का नाम हो गया। लेकिन जब उनके नामकरण का जो वास्तविक समय आया, उनका नाम रखने का समय आया, तो उनका नाम क्या रखा गया? वैद्यनाथ मिस्र रखा गया। अब इससे भी आगे क्या दिक्कत आती है बच्चों कि जब ये जो वैद्यनाथ मिस्र यानी कि जो नागार्जुन है, वो जब 6 साल के थे तब इनकी माता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। तब इनकी माता का क्या हो गया? देहांत हो गया। अब पिताजी जो हैं, उन्होंने जो खेती थी उसके अंदर उनका मन नहीं लगता था एक तरह से, तो उन्होंने धीरे धीरे जो है खेती को जो है बेचना आरंभ कर दिया। इस तरह से जब
वो अपने पुत्र नागार्जुन के लिए बहुत कम ज़मीन छोड़ करके गए थे। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है जब उनकी माता का देहांत हो गया तो जो नागार्जुन के पिताजी हैं गोकुल मिश्र, वो अपने कंधे पर बिठाकर एक गांव से दूसरे गांव में अपने सगे संबंधियों से मिलने जुलने जाया करते थे। तो वहीं से नागार्जुन के मन में एक घुमक्कड़ी प्रवृत्ति जाग गई और यही कारण है कि नागार्जुन जब बड़े हुए तो उन्होंने अनेक जगहों की क्या करी थी, यात्राएं की थी। वो उनके स्वभाव में जो बचपन से ही वो घुमक्कड़ी का जो बीज है, घुमक्कड़ी का मतलब है जगह जगह घूम करके आने का जो स्वभाव है, जगह जगह की यात्राएं करना, तो ये घुमक्कड़ी स्वभाव उन्हें बचपन से ही मानो मिल गया हो और फिर इन्होंने जब साहित्य सृजन करा तो उसी स्वभाव के कारण ये प्रकृति को देखने के लिए जगह जगह घूमने लगे, अर्थात उनकी यात्राएं करने लगे। तो वही चीज़ इनके साहित्य के अंदर भी दिखाई देती है, हमें मिलती हैं वो चीज़ें। तो अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ आगे हम लोग बात करते हैं। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने जो आरंभिक शिक्षा थी वो संस्कृत पाठशाला में हुई थी। इनकी जो आरंभिक शिक्षा है, ठीक है, आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई थी। इनकी जो आरंभिक शिक्षा है वो संस्कृत पाठशाला में हुई थी। और अगर हम लोग बात करें आगे की शिक्षा की, फिर ये अध्ययन के लिए बनारस और कोलकाता चले गए, ठीक है, और वहीं से 1936 के अंदर श्रीलंका चले गए, ठीक है। फिर वो आगे के अध्ययन के लिए, आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई और फिर आगे के अध्ययन के लिए बनारस एवं कोलकाता चले गए। सन 1936 ईस्वी में श्रीलंका चले गए और वहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गई है। 1936 ईस्वी में श्रीलंका चले गए और ये बौद्ध धर्म के, ठीक है, चले गए, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए, ठीक है। और इसके पीछे कहते हैं कि ये राहुल सांकृत्यायन जी, एक कवि हैं राहुल सांकृत्यायन से प्रभावित होकर के ये भी बौद्ध धर्म के क्या बन गए थे, अनुयायी बन गए थे और उन्हीं की परंपरा के अंदर इन्होंने साहित्य सृजन करना आरंभ कर दिया था। तो ये 1936 में श्रीलंका चले गए और वहाँ पर बौद्ध धर्म में क्या हो गए, दीक्षित हो गए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की क्या करी है, यात्राएं करी हैं। इन्होंने अनेक जगह की, संपूर्ण भारत की क्या करी है, यात्राएं करी हैं। और सन 1998 ईस्वी में इनका क्या हो गया, इनका निधन हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया, निधन हो गया। तो देखिए छोटी सी हम बात कर रहे हैं कि जो हिंदी साहित्य की प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ है। बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ है। मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। बचपन का नाम जो है ठकर मिश्र था। पिता का नाम गोकुल मिश्र, माता का नाम उमा देवी था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई थी और फिर आगे का अध्ययन करने के लिए वो बनारस चले गए, कोलकाता चले गए और फिर 1936 ईस्वी में ये श्रीलंका चले गए। बौद्ध धर्म के ये अनुयायी बन गए। वहां पर जाकर श्रीलंका में जाकर किस धर्म के, बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षित हो गए, उस धर्म के अनुयायी बन गए। और घुमक्कड़ी स्वभाव होने के कारण इन्होंने अनेक बार भारत देश की संपूर्ण यात्रा, यानी कि संपूर्ण भारत की क्या करी, इन्होंने यात्राएं करी और सन 1998 ईस्वी में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। अगर हम कहें कि इनका जो साहित्य सृजन यानी कि रचनाओं का लेखन करना जो आरंभ करा था सन 1945 के आसपास करा था। कब किया था इन्होंने, सन 1945 ईस्वी के आसपास इन्होंने साहित्य सृजन करना आरंभ कर दिया था। अगर हम बात करें कि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूं इनकी प्रमुख रचनाएं।
ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है, जिसके अंदर नाम आता है बच्चों युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली। तो यहाँ मैं आप लोगों को इनकी जो रचनाएं हैं वो मैं नोट करवा देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले कौन सी है, युगधारा। कौन सी है बच्चों, युगधारा। सतरंगे पंखों वाली, ठीक है, सतरंगे पंखों वाली। फिर है हजार हजार बाहों वाली, हजार हजार बाहों वाली। नेक्स्ट है इसके अंदर तुमने कहा था, तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोरस, पुरानी जूतियों का कोरस, पुरानी जूतियों का कोरस। ठीक है। आखिर ऐसा क्या कह दिया, आखिर ऐसा क्या कह दिया, आखिर ऐसा क्या कह दिया, ये इनकी रचना है। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये इनकी रचना है। तालाब की मछलियाँ, तालाब की मछलियाँ इत्यादि, ये इनकी रचनाएं हैं। आगे हम बात करें बच्चों, इन्होंने उपन्यास एवं गद्य विधाओं में भी लेखन कार्य किया है। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं और गद्य विधाओं में भी लेखन कार्य, इन्होंने उपन्यास एवं गद्य विधाओं में भी लेखन कार्य किया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ इस तरह से हम लोगों ने यहाँ एक छोटा सा परिचय पढ़ा है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे कविताओं का वर्णन पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ हम लोग इनकी दो कविताएं हैं जिनको पढ़ने वाले हैं। इनकी पहली कविता है जिसका नाम है कल और आज, और जो दूसरी कविता है जिसका नाम है उषा की लाली। ठीक है। तो आप जब इनका परिचय याद करें, जब आप इसके कवि के परिचय को याद करो, तो उसको तरीके से करने का कैसे है कि मैं आप पहले ही बताता हूँ कि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हिंदी साहित्य के किस काल के हैं। तो आप ये पहली लाइन तो ऐसे लिख सकते हो कि जो कवि नागार्जुन है वो हिंदी साहित्य के, आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने अनुसार, अपनी भाषा इसे दे सकते हो। मैं जो लाइनें आपको बता रहा हूँ, जो बातें बता रहा हूँ, उसको दिमाग में एक बार फिट करिएगा। देखिए, कवि नागार्जुन हिंदी साहित्य के अंदर, कवि नागार्जुन जो हैं वो हिंदी साहित्य की कौन सी काव्य धारा है, प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। और प्रगतिवादी काव्य धारा में कवियों की जो मुख्य त्रयी हुई है, बृहत त्रयी के नाम से जाने जाती है, उसमें 3 कवियों का नाम आता है। या प्रगतिवादी काव्य धारा के जो 3 स्तंभ हुए हैं, आप यूं भी समझ लीजिए, प्रगतिवादी काव्य धारा के जो 3 स्तंभ हुए हैं, तो जिसमें पहला स्तंभ कौन है, नागार्जुन है, दूसरे नंबर पर केदारनाथ अग्रवाल है, तीसरे नंबर पर अपन बात करें तो त्रिलोचन शास्त्री जी हैं। कौन है, त्रिलोचन शास्त्री जी हैं। तो ये जो बृहत्रयी है, इन बृहत्रयी के या प्रगतिवादी काव्य धारा के जो 3 स्तंभ है, उनमें से एक स्तंभ कौन है, नागार्जुन है, ये बोल सकते हो। प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। जन्म कब हुआ है भाई इनका, सन 1911 ईस्वी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, बिहार के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है बच्चों, बिहार राज्य में हुआ है। जिले का नाम पूछे तो क्या नाम है, दरभंगा जिला है। और अगर हम गांव की बात करें
तो सतलखा गांव है। कौन सा गांव है बच्चों? सतलखा गांव है। पिताजी का नाम गोकुल मिश्र है, माताजी का नाम क्या है? उमा देवी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि इनका जो मूल नाम है वो वैद्यनाथ मिश्र है, लेकिन बचपन में इनको क्या कहकर संबोधित करते थे? बचपन में इनको ठक्कर मिश्र कह करके संबोधित करते थे। कारण मैंने आपको बता दिया कि नागार्जुन के पिताजी को 4 संतानें हुई, लेकिन 4 संतानों में से कोई सी भी संतान जीवित नहीं रही, सब की सब मर गई। इसलिए वो बहुत ज़्यादा हताश, निराश, दुखी रहते थे। इसी कारण वो भगवान शिव जी की आराधना करते हैं और उन्हीं की कृपा से ये 5वीं संतान प्राप्त होती है। लेकिन हर समय उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि जैसे 4 संतानें मर गई, उसी तरह ये 5वीं संतान भी मुझे ठग करके चली ना जाए, इसलिए उसे ठक्कर मिश्र कह करके संबोधित करते थे। जब नामकरण हुआ तो उनका नाम रखा गया वैद्यनाथ मिश्र। लेकिन जब मैथिली भाषा में आरंभ में, ये जो मैथिली भाषा के अंदर क्या करते थे? साहित्य सृजन करते थे, कविताओं को लिखते थे। तो उस समय ये किस नाम से लिखना शुरू कर दिए? इन्होंने नागार्जुन के नाम से लिखना आरंभ कर दिया। साथ में हम ये ध्यान रखें कि इनका जो घुमक्कड़ी स्वभाव था, यही कारण है कि इन्होंने भारत में अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्राएं करी हैं। 1936 के अंदर ये कहाँ चले गए? श्रीलंका चले गए। वहाँ पर बौद्ध धर्म के अंदर क्या हो गए? दीक्षित हो गए। बौद्ध धर्म के अंदर क्या हो गए? दीक्षित हो जाते हैं। और इनका जो निधन है वो कब हो गया बच्चों? सन 1998 ईस्वी में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। अगर हम इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो देखिए, युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, आखिर ऐसा क्या कह दिया, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियां इत्यादि। इन्होंने उपन्यास एवं गद्य विधाओं में भी लेखन कार्य किया है। तो ये छोटा सा संक्षिप्त परिचय है जिसे आप आसानी से याद कर सकते हो। बिल्कुल सरल ढंग से मैंने आपको समझाया, ज़्यादा कठिनाई में आपको लेकर नहीं गया, ज़्यादा साहित्यिक लैंग्वेज मैंने बनाने की कोशिश नहीं करी, सिंपल भाषा में आपको समझाया। अब देखिए बच्चों, 2 कविताएं हैं इनकी। एक कविता का नाम है कल और आज, और जो दूसरी कविता है उषा की लाली। तो देखिए, कल और आज, इस कविता के अंदर कवि नागार्जुन ने ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, 2 ऋतुओं का इन्होंने वर्णन किया है। यानी कि इस कविता के आरंभ में उन्होंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है कि ग्रीष्म ऋतु का जो भीषण तपन भरा जो वातावरण होता है, जिससे हर मनुष्य झुलस जाता है, पीड़ित हो जाता है, हर तरफ जो है सूखा वातावरण हो जाता है, किसान के खेत जो है सूख जाते हैं और हमेशा बादलों की ओर देखते रहते हैं हताश निराश होकर के, और एक उमस भरा माहौल होता है। तो यहाँ इस तरह जो है वो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हैं। लेकिन ग्रीष्म ऋतु समाप्त होती है, उसके बाद में वर्षा ऋतु का आगमन होता है, और वर्षा ऋतु के आने से प्रकृति के अंदर क्या होता है? एक बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, हर तरफ हरियाली छा जाती है, बादल घुमड़ घुमड़ कर आकाश में दिखाई देना शुरू होते हैं, तंबू के समान वो तन जाते हैं, ऐसा वर्ड वो बोलता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो कविता है कल और आज, ये कविता हमें शिक्षा क्या देती है, हमें संदेश क्या देती है, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए कि जिस तरह से भीषण गर्मी के बाद में वर्षा ऋतु आती है और वह गर्मी की जो तपन है, उमस है, उसे एक सुंदर मधुर माहौल में क्या बदल देती है? उसके परिवर्तित कर देती है। इसी तरह मनुष्य के जीवन में जब दुख और निराशा होती है, तो जैसे जैसे समय बदलता है, समय जो है परिवर्तित होता है, तो समय के साथ साथ जो है जीवन के जितने भी दुख हैं, निराशा है, हताशा है, वो भी क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। इसलिए अपने दुखी समय में, अपने बुरे समय के अंदर इंसान को दुखी नहीं होना चाहिए, उसे धैर्य और हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि समय परिवर्तित होता है हर समय, यानी कि एक जैसा समय नहीं होता है, समय निश्चित तौर पर बदलता है, और समय का जब चक्र फिरता है तो फिर हमारे दुख दर्द भी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और इसी तरह यहाँ हमें शिक्षा दी है कि हमें कभी भी जो बुरा वक्त आता है उसमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि हिम्मत और साहस के साथ अच्छा समय आने का क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जब अच्छा समय आता है तो हमारे सारे दुख दर्द जो हैं वो समाप्त
समाप्त हो जाते हैं और उस अच्छे समय का हमें स्वागत करना चाहिए और उस अच्छे समय के अंदर हमें जीवन के अंदर उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। तो इस तरह से जो ये कविता है, कल और आज, भले ही ये प्रकृति के अंदर बदलाव होता है, समय का चक्र ये दिखाती है, समय परिवर्तित होता है, लेकिन इससे हमको शिक्षा भी मिलती है। ठीक है। और ये जो दूसरी कविता है बच्चों, उषा की लाली, इस कविता के अंदर कवि नागार्जुन ने सूर्योदय का वर्णन किया है। यानी कि सूर्य उदय होने पर जब सूर्य उदित होता है तो आसमान में कैसे लालित्य से युक्त, लालिमा से युक्त जो है वातावरण हो जाता है, कितना सुंदर और सुरम्य एक वातावरण बन जाता है। तो ये एक छोटी सी कविता है जो कवि नागार्जुन का प्रकृति के प्रति जो प्रेम है वो अभिव्यक्त हुआ इस कविता के माध्यम से। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आप लोग यहाँ इस चैनल के ऊपर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, बीच बीच में आप बच्चों के कमेंट भी मुझे मिल रहे हैं। आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं, कोई बूंदी से है, कोई जयपुर से है, कोई अजमेर से है, कोई बारा से है, कोई धौलपुर से, कोई भरतपुर से, और सभी वो स्टूडेंट जो हैं मेरे से कॉन्टैक्ट नंबर भी ले रहे हैं, मैं उनको दे भी रहा हूँ और वो मुझे पर्सनल भी मैसेज कर रहे हैं, पर्सनल भी कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। तो बच्चों बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस चैनल के ऊपर पढ़ रहे हो, जुड़ रहे हो, और एक टीचर होने के नाते तो मुझे सिर्फ इतना सा ही मुझे खुशी मिल रही है कि चलिए मेरे द्वारा जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो मेरे बच्चे जो हैं बड़े उत्साहित होकर के पढ़ रहे हैं, उनको उस विषय का क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, ठीक है, क्योंकि बच्चों कई बार समय और संसाधनों के अभाव के अंदर कई चीज़ों की दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ये वीडियो शूट किए जाते हैं, कई तरह की तकनीकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग इन चीज़ों को बिल्कुल अपने सहज मान करके और एक शिक्षक के ऊपर विश्वास करके और अपना अध्ययन जो है सुचारू रूप से जारी रखिएगा। आप लोगों को पूरा कोर्स इस चैनल पर मिलेगा। 9, 10, 11, 12 चारों क्लासों के हिंदी विषय का जितना भी कोर्स है वो पूरा कोर्स आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। आप लोग यहाँ पूरे विश्वास के साथ जुड़े रह सकते हैं और आने वाले समय के अंदर हम लोग कंपटीशन की क्लासें भी इस चैनल पर शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों बने रहिए, आप लोग जुड़े रहिए। आप लोगों को आज का ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगली बार इन कविताओं का अनुवाद लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।